गुज़िश्ता दिनों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सीडी देशमुख ऑडिटोरियम में एक खूबसूरत मौसीकी की महफिल सजाई गई, जिसका उन्वान रहा साज और आवाज। इस महफिल में पुराने खूबसूरत फिल्मी नगमों के साथ गुलकारा चारू कपूर ने अपनी मखमली आवाज में वहां लोगों को खूब लुत्फानंदोज कराया। इसमें कोई शक नहीं, जब इस तरह की फिल्मी नगमों की महफिल सजती है तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। यही नज़ारा इस महफिल में भी देखने को मिला। लोगों ने गुलकारा की खूब तारीफ की और जमकर इस महफिल का लुत्फ उठाया। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले। कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे के जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे के जैसे चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। गोरे गोरे उबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी उबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे उबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी उबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में से बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं, छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो, गोरी गोरी उबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे उबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी उबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। मेला हिंदुस्तानी तहजीब का कदीम ज़माने से एक अहम हिस्सा रहा है। पहले छोटे छोटे गांवों में मेले लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट ली और पूरी दुनिया में बदलाव आए, उसी तरह आज के मेलों की अगर बात की जाए तो आज का मेला एक इस तरह का बाजार बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया की चीज़ों को एक जगह खरीदा जा सकता है। इसी रिवायत को फ़रोग़ देने के लिए 34वें आलमी सकाफ़ती सूरजकुंड मेले का इनेकाद किया गया। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। लाखों की तादाद में लोग इस मेले को देखने पहुंचते हैं और अपनी मनपसंद खरीदारी करते हैं। मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, एक तो सिक्योरिटी पर्पस बहुत अच्छा है, पार्किंग अच्छी बना रखी है, और दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने क्या है कि एक सिस्टम बना रखा है, सिस्टमैटिक से, और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि हिमाचल के कल्चर के बारे में है, हिमाचल के लोगों के बारे में है, और हिमाचल की संस्कृति के बारे में इतना प्यारा डिस्क्राइब कर रखा है कि हमें देखने में इतना प्यारा लग रहा है कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, एक साथ एकता बनाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। इस मेले की खूबसूरती बहुत ही उम्दा है और इसके अंदर सारे मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर इस मेले को एंजॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं। और मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, इस मेले का और आइए और इसके अंदर आकर आप नज़ारा कीजिए। हर तरह के लोग, हर तरह की जगह का मुनाजरा किया गया है इस मेले के अंदर, जैसे कि हिमाचल टूरिस्ट हैं और असम के हैं और चंडीगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं और सारे अपने तरीके से अपने इस मेले की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आखिरी में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी इसमें सूरजकुंड के मेले में आइए और इसके व्यवहार को, इसके सुंदरता को देखकर और अपने सूरजकुंड का ये मेला कलात्मकता, संस्कृति, शिल्प और भारत की विभिन्नता में एकता का जीता जागता उदाहरण ही नहीं है, बल्कि एक प्रकाश देने वाले सूरज की तरह है। सूरजकुंड में लाखों लोगों को ये प्रेरित कर रहा है जो यहाँ आते हैं, लेकिन और भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। हमारी जो कला है, हमारा जो शिल्प है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना ही कम है, क्योंकि भारतीय कला, भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर का और दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है। हम सब मिलकर इसको जितना उन्नत बनाएंगे, भारत भी उतना उन्नत होगा। जिस तरह ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहाँ एकत्रित हुआ है और भारत के अलग अलग रंग
मिलकर एक भारत का रंग बना रहे हैं, उसी तरह भारत का समाज रहे आपस में मिलजुल कर, आपस में भाईचारे के साथ। तो ये भारत का जो डीएनए है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का अध्यात्म है, वो सारी दुनिया में संदेश दे सकता है। इस मेले में आने वाले लोगों की आसानी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अगर खानों की बात की जाए तो बहुत से मुख्तलिफ तहजीब के खाने भी इस मेले में देखने को मिले, जिसका लोगों ने खूब जायका लिया। हम दिल्ली मयूर विहार से आए हैं। हम हर साल यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट देखना, कल्चरल प्रोग्राम्स है, और ये चाय तंदूरी ये भी बहुत अच्छी है और हम लोग सब बहुत इंजॉय करते हैं। खाने पीने अलग अलग स्टेट्स का सारा हैंडीक्राफ्ट आप एक साथ देख लेते हैं, और फोक म्यूज़िक, सर कठपुतली डांस, ये सब बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है मैं इतने साल से क्यों नहीं आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैंने प्लान किया कि मैं हर साल ज़रूर आऊँ। यहाँ पर खास तौर पर एक चौपाल बनाई गई, जिसमें पूरे दिन सकाफती प्रोग्राम चलते रहे। आलमी सकाफती सूरजकुंड मेले का थीम हिमाचल प्रदेश रहा। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हम किसी भी काम को शिद्दत से करना चाहें तो यकीनन कामयाबी हमें मिलकर रहती है। दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें देखी जा सकती हैं जिन्होंने मेहनत और लगन से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया है। अगर हम अपने मुल्क की ही बात करें
तो हमारा मुल्क भी इसके लिए एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे परिवार और छोटी जगह पैदा होने के बावजूद जिंदगी में बड़ी जद्दोजहद के बाद एक बड़ा मकाम हासिल किया है और अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की जिसकी उन्हें तमन्ना रही है। शफीकुल हसन उन्हीं नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने समाज में इसी तरह अपना बड़ा मकाम बनाया। आज के दौर में जब इंसान के पास वक्त की बहुत कमी है तो शफीक साहब ने एक मॉर्निंग न्यूज़ क्लिपिंग्स सर्विस शुरू करके लोगों को आसानी से खबरों से बाखबर कर दिया। पूरी दुनिया में लोग शफीक साहब की इस सर्विस से मुस्तफिद होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के इस दौर में शफीकुल हसन जैसे लोग अपने आप में एक मिसाल हैं जो बिना किसी लालच के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आइए मुलाकात करते हैं शफीकुल हसन साहब से, जो कि एक कंपनी के CEO हैं और उससे भी बड़ी बात कि वो सहाफ़त से मोहब्बत रखते हैं। सहाफ़त की दुनिया में उन्होंने बहुत अहम काम किया है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। शफीक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया। शफीक साहब, जैसा कि हमने सुना है कि तकरीबन 950 दिन हो चुके हैं आपको ये काम खिदमत खल्क़ करते हुए, जिसमें आप तकरीबन रोज़ 40 से 50 क्लिपिंग्स व्हाट्सएप के ज़रिए 2,500 से 3,000 या यूँ कहूँ कि लगभग पूरी दुनिया में ये आपकी भेजी हुई ख़बर लोग पढ़ते हैं और सच से बेदार होते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और मैं कहूँ कि ये काम लोगों तक पहुँचता है और वो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन सफ़र को कैसे शुरू किया आपने और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के वो लम्हात जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ताल्लुक़ यूपी के डिस्ट्रिक्ट कासगंज के छोटे से कस्बे गैंडुनवाला से है। मैं जब 1985 में 10th कर रहा था यूपी बोर्ड से, तभी मुझे अखबारात से प्यार हो गया और वो शौक़ पैदा हो गया और मैं जल्दी ही आगरा से निकलने वाले हिंदी के अखबारात के लिए लिखने लगा और नेशनल इश्यूज़, लोकल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, सारे इश्यूज़ पर लिखने लगा। ये लिखते लिखते अगले साल तक जब मैं 11th में आया, उस वक्त तक घर के हालात, माशी हालात ख़राब हो गए थे और वालिद साहब के पास फ़ीस का इंतज़ाम भी नहीं था, कर्ज़ा हो चुका था और हालात ठीक नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और इसी के साथ मैंने 11वीं की पढ़ाई छोड़कर और दिल्ली का रुख किया और यहाँ आके अखबार-ए-नौ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ 1 साल मैंने सहाफ़त की, कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कई रिपोर्ट्स की, लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि सिर्फ मेरा नाम अखबार में छपने से, मेरी रिपोर्ट्स छपने से, मेरी तस्वीर छपने से मेरे जो मसाइल हैं घर के या जिस मकसद से मैं दिल्ली आया हूँ वो हल होने वाले नहीं है। और इसी थॉट के साथ मैंने ये अपनी बिज़नेस के बारे में सोचा और एक एड एजेंसी अपनी कायम कर ली और साथ ही इसके साथ ही मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग का काम से वाबस्ता हो गया। इस काम में 30 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। 30 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है। इस बीच अल्लाह ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ नवाजा, लोगों का प्यार और सब कुछ नवाजा और ये एहसास भी हुआ कि अब मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। खिदमत का जज्बा था जहन में बहुत पहले से। इसी बीच मैंने सुबह के अखबारात पढ़ रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक ख़बर देखी। उस ख़बर को मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए और मैंने उस ख़बर को 100 लोगों को भेजा और लोगों का रिस्पांस आया। उसके बाद वो सिलसिला मैंने जो शुरू किया वो आज भी जारी है। आपकी ज़िंदगी आने वाले नस्लों के लिए एक इंस्पिरेशन है और वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो दौर है, इस वक्त में प्रिंट मीडिया में उर्दू के लिए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या अहम रोल किया जा सकता है या क्या अहम रोल वो अदा कर रहे हैं? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उर्दू के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से, चूँकि इसकी रसाई घर घर है और ये मास मीडिया है। घर में अखबारात पहुँचते हैं, टीवी घर में है, सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफ़ोन हमारे पास है। लेकिन जब तक बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे, तो वो इससे दूर रहेंगे, इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे।
शफीक साहब, जैसा कि आपने बताया, जब आप अपने गांव से, अपने घर से निकलकर शहर आए यानी दिल्ली आए, तो आपको दिल्ली में क्या मतलब जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, और आपको दिल्ली के लोगों ने किस तरीके से कबूल किया, और आप वो वक्त बताएं जो आपने दिल्ली में गुजारा है। 1986 में मैं दिल्ली आया जी। और सिर्फ 50 रुपये लेके आया। शुरुआत मैंने सिर्फ 50 रुपये से की, लेकिन ये दिल्ली ने मुझे हाथों हाथ लिया। पुरानी दिल्ली से अपनी मैंने कैरियर की शुरुआत की जी। और वो ज़माना था जब कंप्यूटर नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, जब ये इंटरनेट नहीं था, वो था जब ब्लॉक से प्रिंटिंग होती थी, ब्रोमाइड बनते थे उस लाइट में, लाल कुएं की किसी डार्क रूम में वो जो लाइट से ब्रोमाइड बनते थे, ब्लॉक से प्रिंटिंग होती थी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी 33 साल पहले, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। बहुत मुश्किल दिन थे शुरुआत, जिस तरह के हर किसी के कैरियर में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल होते हैं, आसानियाँ सबकी ज़िंदगी में नहीं होती। नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हिना साहिबा से, जो शफीक साहब की शरीक हयात हैं और उन्होंने शफीक साहब की ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बनाया है। हिना साहिबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम खुदी को कर बुलंद एक शख्सियत में। शफीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, इस वक्त सोशल मीडिया पे उर्दू के लिए क्या फ़रोग़ दिया जा सकता है, उसको उर्दू को सोशल मीडिया पे फ़रोग़ देने के लिए क्या ख़ास किया जा सकता है? सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है आज की तारीख़ में। हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, बच्चे से लेकर बड़े तक। लेकिन उर्दू को फ़रोग़ हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि बच्चों उर्दू सीखो, चूँकि उर्दू को एज ए लैंग्वेज सीखो। आप ऐसा नहीं कि उर्दू को आप रोज़गार के लिए सीखो, एक कम्युनिकेशन के लिए सीखिए, एज ए लैंग्वेज सीखिए। क्योंकि उर्दू आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी ना अंग्रेज़ी अच्छी होगी, ना हिंदी अच्छी होगी, ना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ना आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, ना आप एज ए स्पीकर कहीं आपको मौका मिलता है स्पीच देने का तो आपकी स्पीच भी अधूरी होगी उर्दू के बग़ैर, उर्दू के अशार के बग़ैर वो अधूरी होगी। आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं होगा तो आप कभी कहीं भी किसी कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में, किसी महफ़िल में जब आप बात करेंगे तो आप लेट डाउन फील करेंगे अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है। इसलिए उर्दू बेहतर होनी चाहिए, उसका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। एज ए लैंग्वेज सबको उर्दू सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तफ़ाक़ रखता हूँ, क्योंकि उर्दू ज़बान सीखने के बाद आप किसी भी ज़बान में बात करें वो आपकी बेहतर हो जाती है और ख़ूबसूरत हो जाती है। शफीक साहब, जैसा कि आपने सफ़र शुरू किया अपने गांव से दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद जो आपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, इस दौरान आपकी फ़ैमिली, आपके अपने लोगों का कितना साथ रहा, और उनके बाद जो सबसे ख़ास आपकी शरीक हयात का आपके इस सफ़र में कितना साथ रहा? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, उसने मेरा कदम कदम पे साथ दिया जी और मेरे लिए साजगार हालात बनाए। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेरे लिए दुआएं की, हमेशा उनकी दुआएं मुझे मिली, उन दुआओं का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जब ये मेरी ज़िंदगी में आई 1998 में जी, तो एक ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हुई और ज़िंदगी और बेहतर हो गई, खूबसूरत हो गई जी। इन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया, हर मौके पे मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं। और आज जो ये मैं न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस का जो काम कर पा रहा हूँ, शायद अगर इनका साथ ना होता, इनकी सपोर्ट ना होती तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। 958 दिन क्या, शायद 50 दिन भी मैं पूरे नहीं कर पाता। अगस्त 2018 में जब हम यूरोप गए, हमारी शादी की 20वीं एनिवर्सरी थी जी, तो कई दोस्तों ने कहा कि अब 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो, आराम करो, बहुत थक गए होगे, वहाँ पे क्यों परेशान रहोगे, काम करोगे सुबह उठ के। तो मैंने सोचा, इनसे भी मशवरा किया, मैंने उनका जारी रखिए इसको, क्योंकि अगर वहाँ ब्रेक आ गया तो उसको बाद में वापस आके यूरोप से इसको रिवाइव करना मुश्किल होगा। तो मैं अगर लंदन से लेके और रोम तक रोज़ वक्त की पाबंदी के साथ, हालांकि 4.5 घंटे का और 3.5 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस था जी, इसके बावजूद अगर मैं कर पाया तो इन्हीं की वजह से कर पाया, इनके ताउन और इनकी सपोर्ट की वजह से कर पाया। हिना साहब, एक और सवाल कि शफीक साहब की ताकत क्या है और उनकी कमज़ोरी क्या है, इसके बारे में बताएं आप। कमज़ोरी तो मैं नहीं समझती कि कोई कमज़ोरी है इनकी ऐसी, या कोई चीज़ इनकी कमज़ोरी है। ताकत ज़रूर कह सकती हूँ, जो सेल्फ़ कंट्रोल है हर चीज़ पे, वो इनकी ताकत है।